साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। देखो, बेसिकली दो नई समस्या निकल के आई हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और ये समस्याएं आइडेंटिफाइड भी हुई हैं ऑन द पार्ट ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट। और उन्होंने माना है कि जो कंप्लेंट्स हैं इट इज़ टोटली फॉल्सीफाई और जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल अक्यूज़ को फंसाने का था। क्योंकि जब आप बात करते हो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस की तो वेरी मच क्लियर कोट करना पड़ेगा आपको कि ये डिमांड जो है, ये एक्सेप्टेंस जो है, या जो रिकवरी है, या जो अदर स्नैरियोज़ दिखाए गए जा रहे हैं या दिखाए गए हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर टोटली फॉल्सीफाई। तो एक एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर सीरीज़ में। सेक्शन 7A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सेक्शन 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे मेरा विशेष जोर रहेगा। और आज के एजेंडा को मैं डिस्कस करते हुए एक बात आपको स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि जो रिसेंट अमेंडमेंट आए हैं सेक्शन 8 में, जिसके अनुसार कंप्लेंट 7 दिवस के भीतर लॉन्च हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्रोसिक्यूशन के मामले के ऊपर, क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी एविडेंस फाइल पर आती है वो कनेक्ट कैसे करती है अक्यूज़ को और किस रूप में इन्फरेंस ड्रॉ हो सकते हैं, और सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस तरह के मामलों पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने होंगे और समझने होंगे। अगर आप नहीं समझोगे तो आपका ही शोषण होगा, समझ लोगे तो केस को बेटर तरीके से प्लीड कर पाओगे। भाई, आपका वकील तो प्रयास करेगा, पर अगर आप भी प्रयास करोगे तो प्रयास अच्छे होंगे। अदरवाइज़ वो अपने हिसाब से करते रहेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा और अंतोगत्वा रिजल्ट जो है आपको फेस करना पड़ेगा, क्लियर है। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पेन और एक कॉपी जो है लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो और अपने केस को उसके लाइट में रीड करो, तो डेफिनेट आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बिना किसी डर के हमें केस को लड़ना है, क्योंकि मैं खुद एक डिफेंस काउंसिल हूँ, मैं लड़ता ही नहीं हूँ प्रोसिक्यूशन, क्योंकि मेरा मानना है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो अगर मैं आप लोगों को एनलाइटन कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। बट मेरे कर्तव्य तभी सार्थक साबित हो पाएंगे जब मेरे प्रयासों को आप भी अमल करेंगे और उस अमल करने के कॉन्सिक्वेंटल में आप वर्कआउट करते हुए अपने केस में जीत भी जो है दर्ज करेंगे। ओके, जब मुझे पूरे हिंदुस्तान से लोग बताते हैं कि हमने आपके गाइडलाइंस को फॉलो किया, हम लोग जीते, हमको जो है फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम जो गलत हुआ उसको लेकर मेरे जो अपने हैं वो काफ़ी अलर्ट है, काफ़ी सिंसियर हैं और अच्छे तरीके से हम उस पर वर्कआउट कर पा रहे हैं। और लॉ की लाइट में जो गलत और झूठे प्रोसिक्यूशन है उनसे हम लड़ पा रहे हैं बगैर किसी डर के। तो मेरे भाई, डरना नहीं है, खड़े होना है, हमें वर्कआउट करना है। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, एक रिसेंट मामला है महेश बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका का। 24 मई 2023 का जो है जजमेंट है, और जजमेंट जो है ये पास किया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। यहाँ पर अक्यूज़ जो है वो मूव हुआ था सेक्शन 482 CRPC में। उसका कहना ये था कि जो प्रोसीडिंग्स हैं अंडर सेक्शन 7A ऑफ द PC एक्ट, इसको क्वैश या रद्द किया जाए। साथ ही इस मामले में एक परिवादी, इसका नाम है आज़म, ये मटन शॉप चलाता है, इसके नाम पर एक लैंड है जिसका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है और वो उसके नाम पर दर्ज है। इसे रेसिडेंशियल पर्पस में कन्वर्ट कराने के लिए इसने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू में आवेदन किया, पर यह आवेदन जो है खारिज हो गया, जिसकी इसने रिवीजन फाइल करी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इस मैटर में जो है सुनवाइयाँ हुई और मैटर को रिजर्व कर दिया गया फॉर ऑर्डर ऑन 30/3/2022, और ऑर्डर जो है यहाँ पर अवेटेड था। सब्सिक्वेंटली परिवादी जो है अपने ऑर्डर को जानना चाह रहा था, जिस कारण ये ऑफिस में गया डिप्टी कमिश्नर के 18 मई 2022 को। डिप्टी कमिश्नर जब रिटर्न बैक हो रहे थे अपने ड्यूटीज़ के ऊपर, तो उस समय ऐसा कथन है कंसर्न परिवादी का कि वो अक्यूज नंबर 1 से जो है मिला, और उस समय डिप्टी कमिश्नर जो है जा चुके थे और उसने बताया कि आपका काम जो है हो जाएगा, आप घबराएं मत, आप डिप्टी कमिश्नर के चैम्बर में आए। सारी मीटिंग्स जो है उनके चैम्बर में हुई और उस समय ये तय हुआ कि कंसर्न परिवादी को इस काम के 15 लाख रुपए देने होंगे, और जो डिमांड की गई थी वो डायरेक्ट डिमांड नहीं थी। मीन्स कंसर्न अक्यूज ने एक पीस ऑफ पेपर पे 15 जो है लिख कर दिया इन्फॉर्मेंट कंप्लेंट को। उसने कहा भाई मेरी क्षमता नहीं है तब पे करने की, तो पिटिशन ने वापस जो है आर्ट टेक कर दिया, बट इन्फॉर्मेंट ने जो है कहा कि मैं 3 लाख रुपए पे कर सकता हूँ। तो जिस पर फाइनल डील तय हुई 5 के अंदर, मतलब 5 लाख रुपए देने थे अब परिवादी को, अक्यूज को। और उस समय जो कंसर्न कंप्लेनेंट था उसने पीस ऑफ पेपर जो है ले लिया, और जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी उसके मार्फत से जो एविडेंस थी उसको कलेक्ट कर लिया, और सारा का सारा मैटर जो है इसने सबमिट कर दिया ACB को, और ACB ने यहाँ पर FIR लॉन्च करी और फाइनल ट्रैप के लिए जो है प्रोसीड हुए। और 21 मई 2022 को ये प्रोसीडिंग्स जो है
इनिशिएट हुई और मनी जो है दिया गया अक्यूज नंबर 2 को और उसे रंगा तो पकड़ा गया। यहाँ पर सीजर पंचनामा जो है प्रिपेयर किया गया और फाइनली पुलिस ने जो है अरेस्ट किया कंसेंट पिटिशनर को और उसको शो किया एज अक्यूज नंबर 1 इन द कंसेंट शीट। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें समझ में आते हैं और ये दिखाते हैं कि अक्यूज नंबर 1 का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। यहाँ पर जब ये पिटिशन फाइल हुई तो अक्यूज नंबर 1 का कहना ये कि जो ये परिवाद है ये अपने आप में झूठा है, क्योंकि एलिस डिमांड ये शो करता है नवंबर 21 में, जबकि रिपोर्ट जो है ये है 20 मई 22 को। इतना ह्यूज डिले अपने आप में ही घातक है। और सेक्शन 8 का प्रोविज़ो ये कहता है कि रिपोर्ट 7 दिन में फाइल करनी चाहिए, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट 7 दिन में नहीं है। ना तो कोई डिमांड हमारे पार्ट पे है, ना ही एक्सेप्टेंस है, जो सीजर है वो मुझसे नहीं है, ना ही टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन है, ना ही पेंडेंसी ऑफ वर्क है। जो मैटर है ये पेंडिंग है विद अक्यूज नंबर 3 मीन्स डेप्यूटी कमिश्नर। और जो भी डिस्कस हुआ है वो 18 मई 22 को हुआ है एज़ पर द स्टोरी। अगर ये बात सही मान लें तो इस स्टोरी का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें आता है कि तुम्हारा काम जनवरी या फरवरी या मार्च तक हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मई 2022 में कोई बात हो रही है तो उसमें जनवरी या फरवरी या मार्च में ये काम हो जाएगा या तब तक ये काम हो जाएगा, इसका रेफरेंस दिया जाए। तो अपेरेंटली इट इज़ इंडिकेशन ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ द कंप्लेंट। और उनका ये भी कहना है कि जो एक्सेप्टेंस है वो हमसे नहीं है, एक्सेप्टेंस जो है वो अक्यूज नंबर 2 से है, ये प्राइवेट पर्सन है, इससे हमारा कोई भी लेन देन नहीं है, ना ही कनेक्टिविटी है। तो जेनेसिस ही फॉल्स है, तो एंटायर कंप्लेंट को फॉल्स कंसीडर करते हुए प्रोसीडिंग को रद्द किया जाए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रिलाई किया और इनका कहना है कि देयर इज़ नो डिमांड इन एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव द फाउंडेशन फैक्ट। जब तक फाउंडेशन फैक्ट्स प्रूव नहीं होंगे अक्यूज को हम किसी भी रूप में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस जजमेंट का नाम है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ NCT। ये अपन रिसेंटली रिलाई भी कर रहे हैं, एक अच्छा जजमेंट है इस तरह के मैटर्स के लिए। स्टेट ने इसका अपोज कर दिया, जब परिवादी का वकील है उसने इसका अपोज कर दिया। अब कोर्ट ने यहाँ पर रिकॉर्ड को देखा, रिकॉर्ड क्या रिवील करते हैं कि जो डेप्यूटी कमिश्नर है उसके पास काम पेंडिंग है। अक्यूज नंबर 1 के पास कुछ भी नहीं है, ना डिमांड है, ना एक्सेप्टेंस है, ना रिकवरी है, और मियरली केवल एक पीस ऑफ पेपर जो है रिकवर हुआ है। और प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ जो है कोई आई एविडेंस जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाया एक्सेप्ट द कंप्लेनेंट। और कंप्लेनेंट भी जो है वो डिसऑन कर रहा है फ्रॉम इट्स ओन स्टोरी, मतलब वो होशल हो गया और उसने समर्थन में बयान दिए कंसेंट अक्यूज पिटिशनर के। तो डिमांड को लेकर जो भी फैक्ट है रिकॉर्ड पे वो सस्टेनिंग नहीं है। इसके अलावा जो एक फिक्टिटियस डेट फिक्स कर दी है प्रोसिक्यूशन ने ताकि अपने केस को ये सेक्शन 8 के प्रीव्यू में लेके आ जाए, पर जो कि गलत है, क्योंकि इनका कन्वर्शन कहता है कि जनवरी या फरवरी या मार्च से काम हो जाएगा, जबकि 18 मई 22 को अगर पहली बार बात हुई है तो उसमें बैक हैंड का रेफरेंस आना अपने आप में ही फॉल्सिफिकेशंस को शो कर देता है। इसके अलावा कोर्ट ने देखा कि ब्राइब यहाँ पर इनडायरेक्ट है और जनवरी 22 या मार्च 22 या फरवरी 22 का इसमें रेफरेंस है कि तब तक काम पूरा हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में जो रिपोर्ट है वो 7 में भीतर हो जानी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर दर्ज नहीं हुई है। और अपना कृत्य छुपाने के लिए इन्होंने फॉल्स फैक्ट्स को इंसर्ट करते हुए रिपोर्ट को सेक्शन 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविज़न में लाने का जो है प्रयास किया। एडमिटली इस केस में जो है ट्रैप हुआ, अक्यूज नंबर 2 जो है पकड़ा गया, पर उसका कोई कनेक्शन नहीं है विद अक्यूज नंबर 1। इवन कोई कनेक्शन अक्यूज नंबर 1 का अक्यूज नंबर 3 से भी नहीं है। तो जब कनेक्टिंग एविडेंस ही नहीं है तो काहे का प्रोसिक्यूशन हमारे खिलाफ। यहाँ पर स्टेट ने रिलाई किया ऑन द रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मटेरियल फैक्ट्स पर एवोल्यूशंस नहीं करना है क्वेश्चन की स्टेज पे। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइमरी एविडेंस से केस प्रूव करेंगे, अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है तब भी हम केस प्रूव कर देंगे। पर यहाँ पर कोर्ट ने सारी बातों को ऑब्जर्व किया और ये कहा कि अगर आपके पास एविडेंस है तो वो एविडेंस कनेक्ट ही नहीं कर रही है अक्यूज क्राइम से। इसके अलावा कोई इस केस का सो कॉल्ड आई एविडेंस नहीं है, जो एकमात्र एविडेंस आई विटनेस है वो डिसऑन कर रहा है प्रोसिक्यूशन को। इसके अलावा ऐसा कोई भी पेपर फाइल पे नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल पे नहीं है जो कि कनेक्ट कर सकता है अक्यूज को विद द क्राइम। और जो पीस ऑफ पेपर है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कंसिडर हो ही नहीं सकता और ना ही कनेक्टिंग एविडेंस बन सकता है इस क्राइम के अंदर। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट कपिल अग्रवाल बनाम संजय शर्मा पर भी जो है रिलाई किया गया, जिसमें स्कोप है क्वेश्चन का। इसके अलावा निहारिका बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस पर भी जो है रिलाई किया गया, इसमें भी क्वेश्चन का स्कोप है। इसके अलावा एन विजय कुमार का बेसिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रिलाई किया गया कि डिमांड साइन को बनाना है, डिमांड नहीं है तो किसी भी रूप में कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है, कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है तो फाउंडेशन फैक्ट्स नहीं है, फाउंडेशन फैक्ट्स नहीं है तो अक्यूज को प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते। और इस जजमेंट के अलावा सीएम शर्मा के जजमेंट पे, सीएम गिरीश बाबू के जजमेंट पे जो है रिलाई किया गया।
और ये बात निकल के फाइल पर आ गई कि कनेक्टिंग एविडेंस फाइल पर ही नहीं, केवल और केवल जो कनेक्टिंग एविडेंस है वो है परिवादी, वो भी डिसो कर रहा है। मियर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट कनेक्ट द अक्यूज्ड विद द क्राइम, जब तक डिमांड और एक्सेप्टेंस या वॉलंटरी विलिंगनेस जो है फाइल पर नहीं हो। और सेक्शन 20 का प्रिजम्पशन तब ड्रॉ होगा कि जब फाउंडेशन फैक्ट्स फाइल पर है। अगर फाउंडेशन फैक्ट्स से फाइल पर नहीं है तो प्रिजम्पशन ड्रॉ किसी भी रूप में नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि अगर पूरी फाइल को देखें तो पूरी की पूरी फाइल ये इंडिकेट करती है कि फॉल्सिफिकेशंस है, ना तो कनेक्टिंग एविडेंस है, ना डिमांड है, एक्सेप्टेंस है, रिकवरी ऑफ मनी है, ना ही पेंडेंसी ऑफ वर्क है। और सेक्शन 8 के लाइट में कंप्लेंट जो है वो टाइम से फाइल होनी थी, वो भी जो है फाइल नहीं है। तो इस स्नैरियो में लगता है कि प्रोसेस का जो है अब्यूज़ हुआ है। तो कोर्ट ने सारे स्नैरियो कंसिडर करते हुए जो अक्यूज नंबर 1 था उसकी हद तक एफआईआर को जो है रद्द करने के आदेश पारित किए। तो साथियों कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि जो मामले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हैं उसमें जजमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो 4 बिंदु हमें सीखने को मिलते हैं इस जजमेंट से। नंबर 1 कि अगर डिलेड रिपोर्ट है और प्रोसिक्यूशन ने चालाकी करते हुए उसको प्रीव्यू बनाने का प्रयास किया है तो उस स्नैरियो में आप ट्रांसक्रिप्शन को देखिए, अदर एविडेंस को देखिए, अगर वो मिसमैच है तो डेफिनेटली इस सेक्शन का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। नंबर 2 डिमांड जो है साइन को अनऑन है, डिमांड को प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। नंबर 3 फाउंडेशन फैक्ट शुड बी ऑन द रिकॉर्ड, अगर वो नहीं है तो किसी भी रूप में अक्यूज को कनेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 4 एविडेंस कौन कौन सी है, अगर कोई भी आई एविडेंस नहीं है और जो सोल आई एविडेंस है वो डिसोन कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो केस भी जो है वहाँ पर स्टैंड नहीं कर सकता है। तो साथियों इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है, आपके राइट्स को लेकर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने केस में अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, अगर आपके केस की स्थितियाँ इस केस से जो है मैच खाती हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।